हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। एक पाठ हम पढ़ रहे थे जिसमें उत्साह की बात की गई थी और सुंदरता तो इतनी फैली हुई है प्रकृति में कि जो कि कवि की आंखों में अट ही नहीं रही है। जी हाँ, आप सही समझे, उत्साह अट नहीं रही है। इस पाठ का पढ़ना समझना ये हमने कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपसे कहा भी था कि पाठ तभी पूर्ण होता है जब पाठ की एक्सरसाइज अर्थात प्रश्न अभ्यास भी पूर्ण हो। तो जी हाँ, आज जो मैं आपको लेकर आई हूं वो वही है उत्साह अट नहीं रही के प्रश्न अभ्यास। देखते हैं तो पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है। कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? तो पाठ के अनुसार हमने पढ़ा था कि कवि इसलिए गरजने के लिए कहता है कि आप गरजो। आपके गरजने से, बादलों से कहता है कि जब तुम गरजते हो तो लोगों के मन में उत्साह छा जाता है। जो उदास लोग होते हैं वो भी उत्साह का संचार हो जाता है। सारी पृथ्वी प्रफुल्लित नजर आने लगती है। मन जैसे प्रफुल्लता और प्रसन्नता से भर जाता है। उत्साह कविता कवि का आह्वान गीत है जिसके स्वर में ओज है, क्रांति है। कवि क्रांति की अपेक्षा करता है और ऐसी अपेक्षा जिसकी गर्जना सुनकर उत्साह का संचार हो जाता है। दूसरी ओर बादलों की फुहार और रिमझिम वर्षा से व्यक्ति के मन में कोमल भावों का जन्म होता है, शांति का अनुभव होता है। ऐसे भावों से कवि के मंतव्य को गति नहीं मिलती है। यही कारण है कि कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजना कहा है कि केवल बरसने मात्र से वो उत्साह का संचार नहीं होता जितना तुम्हारी तेज गर्जन से होता है। तो तेज गरजिए, गरजने से मन में उत्साह छा जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। अगला प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? क्योंकि जहां पर लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं या गर्मी से संतप्त हो चुके हैं, गर्मी से जो भर चुके हैं, वो बारिश के आने से या बादलों के गरजने से उनका मन जो है वो प्रसन्न हो रहा है, नई आशा का संचार हो रहा है, नई आशा मन में जाग रही है, इसीलिए और मन में उत्साह भी भर रहा है। कवि ने उत्साह कविता में बादलों से गरजने के लिए कहा है। ऐसी गरजना जिससे जन सामान्य में चेतना उत्पन्न हो जाए, ऐसी गरजना जिसकी गड़गड़ाहट से उदासीन लोग भी उत्साहित हो जाएं। कवि अपेक्षा करता है कि बादल की गरजना से अपनी उदासीनता छोड़ लोग उत्साहित हों, प्रफुल्लित हों, प्रसन्न हो। और ऐसी अपेक्षा करते हुए कवि कविता का शीर्षक क्या रखता है? उत्साह रखता है कि जिससे लोग उत्साहित होते हैं, नवजीवन का संचार होता है, लोगों का मन उत्साह से और नए जीवन से भर जाता है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो बादल किन अर्थों की ओर संकेत करता है? नवजीवन का संचार, उत्साह, और तो जीवन में क्रांति लाने के लिए संकेत करता है, पीड़ाओं को दूर करने का संकेत करता है। यहाँ पर जीवन को उत्साह और संघर्ष के लिए प्रेरित करता है, जीवन में नवीनता और परिवर्तन लाने की ओर संकेत करता है। तो नवीनता, परिवर्तन, उत्साह, नए चेतना, क्रांति और पीड़ाओं को हरना। क्योंकि देखिए बादल बरसेंगे, फसल अच्छी होगी, किसान की पीड़ा समाप्त होगी, नया जीवन का संचार होगा, जीवन में उत्साह आएगा, नई क्रांति आएगी। तो ये देखिए, तो बादल इतना सब कुछ संकेत करते हैं। अगला प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। मतलब ऐसे शब्द जहां से ध्वनि उत्पन्न हो उसे नाद सौंदर्य कहते हैं। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, जहां पर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ ध्वनि उत्पन्न हुई है? तो वो पंक्तियां, वो शब्द आपको देखना है। यहाँ पर घेर घेर घोर गगन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, तप्त धरा जल से फिर, शीतल कर दो बादल गरजो। आया ना, कर दो गरजो। फिर यहाँ पर घेर घेर गगन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, इस प्रकार से। आगे है रचना विभक्ति से प्रश्न है, जैसे बादल उमड़ घुमड़ बारिश करते हैं वैसे ही कवि ने अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। जब आप किसी सौंदर्य को देखते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं, तो आप उस
सुंदरता को, उस जो सुंदर वातावरण है उसको अपने भावों में जब व्यक्त करते हो तो आप किन शब्दों से उसे बांध लेते हो। सूखते खेत अन मने मन, उद्विग्न मन चिंता तुर कृषक, कैसी होगी धान की रोपाई, आकाश की ओर ताकते सूखते धान पौधे को देखते, छोटी बालिका कृषक पिता से पूछती बादल क्यों नहीं बरस रहे हैं। ये क्या चातक ने व्रत तोड़ दिया, चातक ने व्रत रखा हमारे लिए, कृषक पिता ने कहा, बादलों ने सुना, बादल उमड़ घुमड़ कर आए, खूब गरजे खूब बरसे, कृषक मन हर्षे, वाह चातक तपस्या। तो यहाँ पर क्या है, ये कुछ पंक्तियां थी, आप चाहें तो अपनी पंक्तियां भी लिख सकते हैं, या तो कुछ पंक्तियां आपके लिए यहाँ लेकर आए। अट नहीं रही में पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है कि अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि बाहरी वातावरण को देखकर मन के भावों को उससे जोड़ दिया गया। तो छायावाद में यथार्थ का चित्रण है, जो सामने दिख रहा है उसको लिखा गया। प्रकृति के माध्यम से मानव मन को चित्रित करना, मानवीकरण करना छायावाद की प्रमुख विशेषता है। फागुन माह का सांस लेना, घर घर में सुगंध भर देना मन की प्रसन्नता की ओर संकेत करता है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। इस प्रकार कवि का प्रकृति के साथ इतनी आत्मीयता है कि प्रकृति के सौंदर्य के दर्शन से उसकी दृष्टि वो हटा नहीं पा रहा है। तभी तो वो कह रहा है कि अट नहीं रही है, बस सौंदर्य दर्शन से तृप्त ही नहीं होता। कवि ने इसे इस प्रकार कहा है कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। इस प्रकार संपूर्ण कविता में फागुन की सुंदरता, प्रसन्नता, ऋतु वसंत की प्रसन्नता मानव मन के रूप में चित्रित हुई है। तो यहाँ पर प्रकृति को यथार्थ रूप में देखकर उसे मानवीकरण कर दिया गया है, मनुष्य की तरह उसे बताया है। ये छायावाद की यहाँ पर प्रमुखता रही है। अगला प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। इसलिए नहीं हट रहे कि फागुन में देखते हैं तो पेड़ों पर नए पत्ते छा जाते हैं, नए लताओं में नए पुष्प आ जाते हैं। इस सभी को देखकर मन इतना सौंदर्य से भर गया है कि उससे चाह कर भी नजरें कभी अपनी हटा ही नहीं पा रहा है। फागुन की प्रकृति प्रायः सभी को दर्शन लाभ कराती है। ऐसा कौन सा हृदय जन होगा जो प्रकृति के सौंदर्य को देखकर अभिभूत ना हो। फागुन में बसंत का यौवन है, मादकता है, प्रफुल्लता है, अतः सा हृदय जन आकर्षित करता है। कवि सहृदय जन के साथ साथ प्रकृति प्रेमी है, वह प्रकृति का सूक्ष्मदर्शी है, वह प्रकृति में अपनी रुचि के बिना नहीं अनुसार सुंदरता ढूंढ लेता है। वो केवल रुचि के अनुसार ही नहीं, और भी सुंदरता यदि मिलती है तो वो ढूंढता है। इस प्रकार कवि फागुन की सुंदरता से अपनी आंख चाहते हुए भी नहीं हटा पा रहा है, क्योंकि अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रकृति की सुंदरता में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि उसको देखकर मन प्रसन्न ना हो। आप हरियाली देखते हैं, इधर उधर हरा वातावरण देखते हैं तो आपका मन क्या करता है, बहुत सुंदर जगह है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। तो जब उस सुंदरता को देखता है तो कुछ ऐसे शब्दों से उसे बांध देता है कि सुंदरता बढ़ जाती है। तो फागुन की सुंदरता इसीलिए कवि ने यहाँ पर व्यक्त किया है कि इतनी अच्छी, इतनी तीव्र, मतलब इतनी सारी सुंदरता छाई हुई है कि जिसको हम क्या नहीं कर पा रहे, आंखों में उसे समा ही नहीं पा रहा है, वो हट ही नहीं पा रही है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है कि कवि की प्रकृति कितनी व्यापक है, कितनी फैली हुई है। फागुन के सौंदर्य का प्रभाव सर्वत्र व्याप्त है, सभी जगह फैला हुआ है। इससे विविध रंग के नव पल्लव पुष्पों के रूप में पेड़ों पर देखा जा सकता है। फागुन की प्रकृति का प्रभाव मनुष्यों के मन पर देखा जा सकता है। कवि ने तो प्रकृति के सौंदर्य से इतना प्रभावित हुए हैं कि प्रकृति के दर्शन से तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। फागुन का इतना प्रभाव है कि सर्वत्र उल्लास और उत्साह दिखाई दे रहा है, प्रफुल्लता ही प्रफुल्लता दिखाई दे रही है। फागुन की इतनी अतिशय शोभा है कि कहीं भी वो शोभा समा नहीं रही है। तो चारों ओर प्रकृति का जो सुंदरता है, वो सुंदरता पौधों पर है, पुष्पों पर है, प्रकृति पर है, व्यक्ति के मन पर छाई हुई है। चारों ओर की सुंदरता इतनी अधिक है जो कि आंखों में समा ही नहीं रही है। अगला है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में से भिन्न होता है। फागुन के मौसम में न गर्मी न सर्दी, हवाएं ठंडी होती हैं, प्रकृति हरियाली से भर जाती है, चारों तरफ नई फसलें और नए पुष्प, नए फूल आ जाते हैं। बसंत का आगमन होता है। पतझड़ के कारण जो उदासीन लोग थे या पेड़ भी जो क्या कहना चाहिए, जो स्नेहहीन हो चुके थे, वो भी कैसे हो जाते हैं, नए पल्लवों से भर जाते हैं। प्रकृति झंकृत होती है। जो कोयल है वो भी आकर
कूकने लगती है, उसकी आवाज़ से चारों ओर मधुरता छा जाती है। और अन्य ऋतुओं में ऐसा नहीं होता है। कभी तेज ठंड होती है तो कभी बहुत अधिक गर्मी होती है, तो कभी पतझड़ होता है, जिससे या तो तेज सर्दी है तब भी हमारी जो पृथ्वी है वो रूखी रूखी सी प्रतीत होती है। गर्मी में तो भीषण गर्मी में हम देखते हैं कि क्या प्रकृति का हाल होता है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, पतझड़ में पेड़ पौधे विहीन हो जाते हैं पत्तियों से। तो ये अन्य मौसम में नहीं होता, लेकिन फागुन के मौसम में चारों तरफ वो मौसम जो है वो मन को ही प्रसन्न कर देता है। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए कि जिन्होंने कविता लिखी है उन कविता की क्या विशेषताएं हैं। उनका शब्द चयन अनूठा है, एक एक शब्द में पूर्ण भाव अभिव्यक्ति है, प्रकृति के चित्रण में जीवंतता है, बिल्कुल सजीवता है, उत्साह और अट नहीं रही दोनों कविताओं में मानवीकरण है। कवि उत्साह कविता में बादलों को संबोधित करता है, बोलता है कि घेर घेर घोर धराधर आओ, और इसके अलावा अट नहीं रही कविता में वो भी वहाँ मानवीकरण करता है जहाँ फागुन के मौसम में वो बसंत के मौसम को कहता है कि सांस कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। छायावाद कवियों की परंपरा रही है कि वो प्रतीक शब्दों के प्रयोग करते हैं और तत्सम शब्दों का भी बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दों का समय समय पर और जगह जगह उसका प्रयोग देखा गया है। तो ये उनकी काव्य शैली की विशेषताएं रही हैं। तत्सम का प्रयोग, प्रतीकात्मक का प्रयोग, गेय शैली और सजीवता, इसके साथ ही शब्दों का में पूर्ण अभिव्यक्ति, भावों की अभिव्यक्ति। तो ये उनका यहाँ पर रचना और अभिव्यक्ति है। इसकी होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। नई पौधे आ जाते हैं, नई पत्तियां, नया अनाज आ जाता है ना। होली के आसपास प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनोहारी होता है। शीत का पलायन हो जाता है, ग्रीष्म का प्रवेश होता है। ग्रीष्म और शीत की वह संधि होती है जिसमें मन उत्साह से भर जाता है। ना तीव्र गर्मी होती है, ना ही तीव्र ठंड होती है। मन में होली का भी उन्माद होता है। आम के पेड़ पुष्पित हो जाते हैं, फलित होने लगते हैं। विकसित पुष्प सौंदर्य आह्लादित करता है। भौरों का गुंजन सुनाई देता है। मंद मंद वायु का प्रवाह पुष्पों को स्पर्श करते से ही पुष्प क्या पकड़ने लगता है। अब तक मौन बैठी कोयल भी पंचम स्वर से गान उठती है। पर्यावरण को सुगंधित कर देता है, पर्यावरण सुगंधित हो जाता है। मधुमक्खियां अपने छत्ते में मकरंद का संचय करने लगती हैं। तो होली का उन्माद होता है, प्रकृति सुंदरता से भर जाती है। ना अधिक गर्मी होती है, ना ही सर्दी होती है। हवाएं ठंडी ठंडी और धीमी धीमी हवाएं चलती हैं जो पौधों पर स्पर्श करती हैं और पुष्प भी हिलने डुलने लगते हैं। चारों ओर जो आम के पेड़ हैं वो पुष्पित हो जाते हैं, उन पर बौर आती है, नए नए आम के फल भी आने लगते हैं। कोयल भी अपना मधुर संगीत सुनाने लगती है। चारों तरफ भंवरों का गुंजायमान हो जाते हैं। जो मधुमक्खी है वो भी अपने छत्तों में जाके मकरंद का संचयन करने लगती है। ये सब होली के आसपास का दृश्य होता है और यहाँ पर पाठ आपका समाप्त हुआ। अब आप कह सकते हैं कि आप में उत्साह भी भर गया है और ये पाठ पढ़ने पर प्रकृति के सौंदर्य में आप इतने मदमस्त हो गए हैं कि वो भी आपकी आंखों में अट नहीं रही है। पर इसको अपनी आंखों में अटने देना है क्योंकि ये तो हमारी परीक्षा में आने वाला है। तो इनको तो अटते रहिए, सौंदर्य नहीं अटता है वो ठीक है, कभी की बातें हैं, पर हमें इसको अपने अंदर रहना है। पाठ को संजो कर रखना है, याद करना है। पाठ समझ लिया, अभ्यास भी हो गए, हम कह सकते हैं पाठ पूर्णतः आपने समाप्त कर लिया है। तो ये पाठ समाप्त हुआ है तो अगले पाठ की तरफ हम चलेंगे। आप अपना इंतजार बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि इसके बाद हम प्रस्तुत होंगे आपके लिए नया पाठ लेकर। थैंक यू सो मच।